2 या 3 मीटिंग्स, कुछ व्हाट्सएप कॉल्स, चैट्स और 1-2 फैमिली मीट्स और फिर एक ऐसा डिसीजन जो नेक्स्ट 40 से 50 साल तक आपकी लाइफ की क्वालिटी को डिसाइड करता है। सोचने वाली बात यह है कि इस अरेंज मैरिज प्रोसेस में जो क्रिटिकल डिसीजन हमें लेना चाहिए, जो क्वेश्चंस पूछना चाहिए, जो इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, वो करना हमें कोई नहीं बताता। जो क्वेश्चंस हम पूछते आ रहे हैं वो है, व्हाट डू यू डू, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट आर योर हॉबीज और फ्यूचर में क्या प्लान है, कहाँ सेटल होना है। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट नहीं है, बट रिलेशनशिप रिसर्च के हिसाब से ये वो क्वेश्चंस नहीं है जो ये डिसाइड करते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं। तो फिर कौन से क्वेश्चंस मैटर करते हैं? कौन सा कॉन्वर्सेशन दो लोगों के फ्यूचर को रिवील करता है? कैसे पता चलेगा कि आप लॉन्ग टर्म कंपैटिबिलिटी देख रहे हैं या शॉर्ट टर्म केमिस्ट्री? जब आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे तब आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए और कौन सी चीजें हम अभी तक गलत करते आ रहे हैं और क्या हमें करना चाहिए, कौन से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए जो बहुत हद तक आपको इस चीज में हेल्प करेगा कि आप किस लोग को चूज करिए अपनी लाइफ बिल्ड करने के लिए। अरेंज मैरिज प्रोसेस में यूजुअली हमारे पास एक चेकलिस्ट होता है। सेम कम्युनिटी, एजुकेशन, इनकम लेवल थोड़ा ऊपर हो या फिर हमारे लेवल का हो, लड़का लड़की देखने में अच्छे होने चाहिए, होरोस्कोप मैच करना चाहिए। और ये पॉइंट्स ऐसे नहीं हैं जो मैटर नहीं करते हैं, ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत हद तक फ्रिक्शन को कम कर देते हैं। लेकिन रिसर्च कहता है कि जो चीज पेपर पे कंपैटिबल लगता है वो जरूरी नहीं है कि लॉन्ग टर्म में आपकी मैरिज को स्ट्रांग बनाए रखें। क्योंकि शादी सिर्फ दो होरोस्कोप या रिज्यूमे का मैच नहीं होता, ये दो लोगों की पर्सनालिटीज का मैच होता है, हॉबीज का मैच होता है, माइंडसेट का मैच होता है, उनके इमोशनल वर्ल्ड का मैच होता है। इसलिए क्वेश्चन ये नहीं है कि एजुकेशन कितना है, इनकम क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है। क्वेश्चन ये है कि जब कॉन्फ्लिक्ट होता है तब आप क्या करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं, हर्ट होने पर कैसे रिपेयर करते हैं, क्या वो इंसान इमोशनली अवेलेबल है या सिर्फ फिजिकली प्रेजेंट है, क्या वो अपने फेलियर, फियर, इनसिक्योरिटी, इमोशनल स्ट्रगल्स को लेकर खुलकर बात कर सकता है या फिर ऐसे कॉन्वर्सेशन को वो अवॉइड करता है। और ये वो कॉन्वर्सेशन है जो कि मैरिज प्रोसेस में हम नहीं करते हैं। इसलिए कभी कभी दो लोग पेपर पे तो परफेक्ट मैच लगते हैं, लेकिन जब रियलिटी हिट करता है तो उनकी दुनिया हिल जाती है। और कभी कभी दो ऑड दिखने वाले लोग भी एक इनक्रेडिबली स्टेबल सक्सेसफुल मैरिज बिल्ड करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके सर्कमस्टांसेस मैच करे ना करे, उनका पैटर्न मैच कर जाता है। और ये है अरेंज मैरिज का ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे हम सर्कमस्टांसेस तो बहुत हद तक मैच कर देते हैं, लेकिन एक हेल्दी रिलेशनशिप के लिए जो एक्चुअल पिलर्स होते हैं उनके बारे में हम कभी बात नहीं करते। एक कॉमन मिथ है कि सक्सेसफुल मैरिजेस में फाइट नहीं होती, लेकिन रिसर्च कुछ और कहता है। रिसर्च कहता है कि रिलेशनशिप कितना लंबा चलेगा ये इस बात से डिसाइड नहीं होता कि फाइट होती है कि नहीं होती है, ये इस बात से डिसाइड होता है कि फाइट के बाद आप कैसे रिकनेक्ट करते हैं। डॉक्टर जॉन गॉटमन ने सालों तक कपल्स की स्टडी करी है और उन्होंने कुछ ऐसे पैटर्न्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि बहुत हद तक एक्यूरेटली ये डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप टूटने वाला है या टिकने वाला है। कॉन्टेम्प्ट, क्रिटिसिज्म, डिफेंसिवनेस, स्टोन वॉलिंग। वो कहते हैं कि रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं टूटता, रिलेशनशिप तब टूटता है जब दोनों लोग धीरे धीरे एक दूसरे का रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। इसलिए मैरिज प्रोसेस में आपको ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन है, अपने एक क्लोज पर्सन के साथ हुए कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बताओ। क्या हुआ था? कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुआ या नहीं?
अब यहाँ पे ये आपको एक चीज पे ध्यान देना है कि आप ये नहीं देख रहे हैं कि जिस चीज पे, जिस टॉपिक पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ है वो सही है या नहीं है। आप ये देख रहे हैं कि जिस इंसान के साथ उसकी डिसएग्रीमेंट हुई है, उसके बारे में वो कैसे बात कर रहा है, अंडरस्टैंडिंग के साथ या डिसरिस्पेक्ट के साथ। डिसएग्रीमेंट के बाद वो रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा, या फिर उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। क्योंकि मैरिज में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है वो कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना नहीं है, वो है कॉन्फ्लिक्ट के बाद आप एक दूसरे के साथ कैसे रिकनेक्ट करते हैं। और किसी इंसान का ये आंसर कि अगर उसकी किसी के साथ फाइट हुई है, उसके बारे में वो कैसे बात करता है, ये आंसर उसके रिलेशनशिप पोटेंशियल के बारे में आपको इतना कुछ बता देता है जितना कि उसका क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सैलरी, फैमिली बैकग्राउंड सब मिलकर भी नहीं बता पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन का कनेक्शन सीधा अटैचमेंट थ्योरी से है। सिंपल लैंग्वेज में हम सब प्यार करना कहीं ना कहीं से सीखते हैं, और हमारा पहला क्लासरूम होता है हमारा अपना घर। जिस तरीके का रिलेशनशिप हम अपने आसपास देखते हैं, स्पेशली अपने पेरेंट्स का, वही मैरिज का हमारा पहला ब्लूप्रिंट बन जाता है। इसलिए इस प्रोसेस में आपको एक पावरफुल क्वेश्चन ये पूछना है कि अपने पेरेंट्स का रिलेशनशिप के बारे में बताओ, कैसा था? उनके रिलेशनशिप में से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो तुम अपनी फैमिली में लाना चाहोगे, अपने रिलेशनशिप में लाना चाहोगे, और कौन सी बातें वो हैं जो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहोगे कि तुम्हारे रिलेशनशिप में हो। अब इस क्वेश्चन की एक ब्यूटी ये है कि ये एक साथ दो सवाल का जवाब देता है। फर्स्ट, मैरिज का उनका इंटरनल ब्लूप्रिंट, यानी स्ट्रेस के समय, डिसएग्रीमेंट के समय, इमोशनल स्ट्रगल के समय वो अनकॉन्शियसली कौन सी मॉडल को फॉलो करने वाला है। क्योंकि हम माने ना माने, हम उसी चीज को रिपीट करते हैं जिसको हमने कहीं ना कहीं देखा होता है। सेकंड, सेल्फ अवेयरनेस। क्या इस इंसान ने रुक कर कभी इस चीज को एनालाइज किया है कि कौन सा पैटर्न उसकी फैमिली में चला आ रहा है? क्या उसने सोचा है कि क्या सही है, क्या गलत है, या फिर ब्लाइंडली उस पैटर्न को वो फॉलो करने वाला है? और यहाँ पे एक पावरफुल इंसाइट ये है कि किसी इंसान का ये आंसर, जब वो, है ना, वो क्लियरली ये बताता है कि मेरे पेरेंट्स की शादी में ये चीजें बहुत अच्छी थी, मैं चाहता हूँ कि ये चीजें हमारी शादी में भी हो, ये चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि ये हमारे रिलेशनशिप में आए। जब कोई इंसान बहुत ही क्लियरली ऐसे आंसर्स देता है, तो वो अपने माइंडसेट के बारे में बताता है, अपने ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बताता है। क्योंकि आपको पता है कि उसने बैठकर इस चीजों को सोचा है कि क्या सही है या क्या गलत है। उसको इस चीज की क्लैरिटी है कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है। क्योंकि सक्सेसफुल मैरिजेस परफेक्ट लोग नहीं बनाते, वो रिफ्लेक्टिव लोग बनाते हैं। वो लोग नहीं जो अपनी फैमिली का पैटर्न ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, वो लोग जो इस पैटर्न के बारे में सोचते हैं, एनालाइज करते हैं और जरूरत करने पे चेंज करते हैं। क्योंकि एक सक्सेसफुल शादी के लिए जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ डीपली एक दूसरे को प्यार करें, ये भी जरूरी है कि आप रुक कर सोचें कि आप कौन सी ब्लूप्रिंट के साथ शादी में एंटर कर रहे हैं। नाउ दिस क्वेश्चन एक्सपोजेस इमोशनल अवेलेबिलिटी मोर देन एनीथिंग एल्स। जब तुम स्ट्रेस में होते हो, परेशान होते हो, समझ नहीं आता कि मुझे क्या करना है, तब तुम क्या करते हो? किसी से बात करते हो या उसको खुद से ही रिजॉल्व करने की कोशिश करते हो? अब ये दोनों आंसर ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से इमोशनल वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं। अगर कोई इंसान स्ट्रेस में होता है और वो खुद में सिमट जाता है, खुद से ही उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है, तो ये कोई गलत बात नहीं है। तो ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत है, बट आपको ये चीज पता होना चाहिए कि उस इंसान के साथ, जिसके साथ आप अपनी लाइफ बिल्ड करने जा रहे हैं, उसका स्ट्रेस का कोपिंग स्टाइल क्या है। Research on demand withdrawal pattern in marriage shows
That mismatch coping style, when neither partner understands the other's pattern, are highly associated with declining marital satisfaction over time. And it's not pattern itself that predicts a failure. It's pattern going unspoken, unaddressed for years. इसलिए मैरिज प्रोसेस में ये क्वेश्चन पूछना आपको पैरानॉइड नहीं बनाता. इनफैक्ट ये एक बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं ताकि आप उस पेन से बच पाएं जो कि एक बहुत ही नॉर्मल पेन है जिसमें लोगों को ऐसा फील होता है कि वो अपने पार्टनर को समझते नहीं है या फिर उनका पार्टनर उसको समझता नहीं है. जबकि रियलिटी ये हो सकती है कि आपका पार्टनर आपको जानबूझकर इग्नोर नहीं कर रहा. वो बस अपने डिफिकल्ट टाइम को ऐसे हैंडल कर रहा है जैसे उसने हमेशा से सीखा हो. Now, this is the most uncomfortable question on the list, and also the most important one. Why me? What is it about me that feels right to you? अब स्टार्टिंग में ये क्वेश्चन रोमांटिक लग सकता है, सेल्फ सेंटर्ड लग सकता है. ऐसा लग सकता है कि आप अपनी तारीफ सुनने की कोशिश कर रहे हैं. लेकिन एक्चुअली ये क्वेश्चन रोमांस का नहीं है, खुद की तारीफ सुनने का नहीं है. क्योंकि अक्सर अरेंज मैरिज प्रोसेस में बहुत सारे फोर्सेस साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं. फैमिली प्रेशर, एज, सोशल एक्सपेक्टेशन, या फिर कभी कभी अब तो बस सेटल हो जाना है, ये वाली फीलिंग. और अक्सर लोग इन सारे प्रेशर में एक गलत डिसीजन ले लेते हैं, न चाहते हुए भी शादी के लिए हाँ बोलना, बिना क्लियरली ये समझे कि वो किसी इंसान को अपनी पूरी लाइफ के लिए चूज कर रहे हैं या फिर बस एक प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं. रिसर्च बताता है कि रिलेशनशिप डिसीजन जब जेन्युइन पर्सनल चॉइस से लिया जाए तब लॉन्ग टर्म सेटिस्फैक्शन सिग्निफिकेंटली ज्यादा होता है. और जब यही डिसीजन का प्राइमरी रीजन फैमिली प्रेशर हो, सोसाइटी को खुश करना हो, तब लॉन्ग टर्म में रिग्रेट एंड डिससेटिस्फैक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. इसलिए जब आप ये सवाल पूछते हैं कि वाई मी, तब आप कॉम्प्लीमेंट सुनने की कोशिश नहीं कर रहे होते हैं. आप एक्चुअली ये समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उस इंसान ने अपनी चॉइस से आपको चूज किया है या फिर किसी के प्रेशर में ये डिसीजन लिया है. क्योंकि अरेंज मैरिज प्रोसेस में भी जब दो लोग जेन्युइनली एक दूसरे को चूज करते हैं तो उस मैरिज का फाउंडेशन ही अलग होता है एज कंपेयर टू वो लोग जो सोसाइटी एंड फैमिली के प्रेशर में आके एक दूसरे को चूज करते हैं. आखिर में आपको 1000 क्वेश्चन पूछने की जरूरत नहीं है, कुछ सही क्वेश्चन पूछने की जरूरत है और उनके आंसर को सही तरीके से सुनने की जरूरत है. सिर्फ वर्ड्स नहीं, उनके पीछे का इंटेंशन, उनके पीछे का पैटर्न, उनके पीछे का माइंडसेट. तो याद रखिए 4 सवाल. पहला, तुम कॉन्फ्लिक्ट को कैसे हैंडल करते हो. दूसरा, क्लोजनेस से, कनेक्शन से तुम्हारा क्या मीनिंग है. तीसरा, जब तुम परेशान होते हो, स्ट्रेस में होते हो, तब तुम क्या करते हो. चौथा, क्या तुम सच में मेरे साथ लाइफ बिल्ड करना चाहते हो या फिर ये डिसीजन एक प्रेशर में ले रहे हो. ये 4 क्वेश्चंस का आंसर आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देता उस इंसान के बारे में, ये उस इंसान का रिलेशनशिप ब्लूप्रिंट को बताता है. और रिसर्च भी यही कहता है कि एक लॉन्ग टर्म मैरिज को सस्टेन करने वाली चीजें हमेशा ग्लैमरस नहीं होती है, वो कहीं ना कहीं इन्हीं सारे क्वेश्चंस में छुपी होती हैं. और बाकी के पॉइंट्स जो कि हमारे यूजुअल चेकलिस्ट में होती हैं, जैसे करियर, फैमिली बैकग्राउंड, होरोस्कोप मैच, ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट होती हैं बिकॉज ये सारी चीज़ें मिलके आपकी लाइफ का टेक्सचर डिसाइड करती हैं. लेकिन सिर्फ चेकलिस्ट वाली चीज़ें वो नहीं है जो ये बताती हैं कि लॉन्ग टर्म में आपकी शादी सक्सेसफुल होगी या नहीं होगी. और यही वजह है कि अरेंज मैरिज का डेप्थ सिर्फ प्रोसेस से नहीं आता, मीटिंग की क्वांटिटी से नहीं आता,
ये डेप्थ आता है जब दो लोग अनकंफर्टेबल ऑनेस्टी के लिए रेडी होते हैं। सिर्फ दूसरों को स्क्रीन करने के लिए नहीं, खुद को भी एनालाइज करने के लिए, खुद को भी स्क्रीन करने के लिए, खुद को भी समझने के लिए कि वो कौन सा रोड मैप लेकर, कौन सा ब्लूप्रिंट लेकर शादी में एंटर कर रहे हैं। क्योंकि लाइफ टाइम कमिटमेंट का रिस्क गलत आंसर नहीं होता। रिस्क वो क्वेश्चंस होता है जो हम कभी पूछते ही नहीं है, या फिर ये समझा जाए कि हमें कभी पूछना सिखाया ही नहीं जाता। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, कुछ वैल्यू लगा है, तो इसको उन लोगों के साथ शेयर करिए जो कि रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं और वो चीज़ों को डीपली समझना चाहते हैं। मैं हूँ प्रिया और ये है द इंडियन स्कूल ऑफ लाइफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।